चलिए फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। बेनिफिट्स एंड एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट कंपनी। इंटरेस्टिंग है यहाँ से भी, क्योंकि यूजली क्वेश्चन राइज होता है माइंड में ना कि इन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी बना लेता हूँ, तो क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे। तो यूजली हमने जैसे देखा था, एक बात तुमने ये कंसिडर कर ली थी कि आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अपनी कंपनी बना सकते हैं अभी, भले आप अपना प्रोजेक्ट आगे कैरी करेंगे, ठीक है। या ऐसा आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि कंपनी बनाने के बावजूद भी आपको यहाँ पे 2 ही बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। यूजुअली क्या होता है, 4 मीटिंग्स इन अ कैलेंडर ईयर करना पड़ता है, जिसमें मैक्सिमम गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स। क्लियर है। बट यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करना है। यूजुअली जब कंपनी के फाइनेंशियल आप सबमिट करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट साथ में देना मैंडेटरी होता है, पर गवर्नमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट देना ही नहीं है। सर एक्टिविटी भी तो चाहिए ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, तो बोला वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं लगता। यूजुअली होता है कि कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी रोटेशन मैंडेटरी होती है कि एवरी 5 ईयर्स जैसे कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो डायरेक्टर जो आपका ऑडिटर होगा वो रोटेट होगा। बट यहाँ पर तो वो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई, रोटेशन का भी अप्लाई नहीं होता। सो दे आर सम सर्टेन बेनिफिट्स जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी को बनाने के बाद मिलते हैं। आइए मॉड्यूल से देखते हैं फटाफट से। By obtaining the status of dormant company, the company enjoys the following exemptions: hold only 2 board meetings in a year with a gap of 90 days between 2 board meetings। बोला अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो कैलेंडर ईयर, क्या बोल रहे हैं, कैलेंडर ईयर में कितना 2 बोर्ड मीटिंग्स करना है आपको, 2 बोर्ड मीटिंग करना है। अब 2 बोर्ड मीटिंग यहाँ पे रखेगा, मतलब फर्स्ट हाफ में एंड देन सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हो गया, अप टू Jan टू 6 मंथ, लगाओ फटाफट से, ऑफ कोर्स जून। तो यहां पर एक बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी हो गया, तो एक ही करना है। एंड देन उसके बाद कह रहा है गैप एटलीस्ट कितना बोलेंगे यहाँ पे 90 डेज का गैप के बाद में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा बोर्ड मीटिंग करना है। यूजुअली ये कैसा होता है, 4 बोर्ड मीटिंग्स होती हैं। अगर नॉर्मली होता तो 4 बोर्ड मीटिंग्स इन कैलेंडर ईयर एंड गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। क्लियर। तो ये पहला हमको पता लगा, बेनिफिट हमको मिलेगा। For a company is required to hold only 2 board meetings with a gap of 90 days। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना बोर्ड मीटिंग का अलग जाएंगे, अगर डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के अंदर डिटेल में बताऊंगा वहां पर अच्छे से। एंड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सो ऑफ कोर्स कोई कैश वाला एक्टिविटी नहीं है, तो फिर कहां से कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो बोला यहाँ देने का जरूरत नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज रोटेशन ऑफ एप्लीकेबल होता है चाहे प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, रोटेशन एप्लीकेबल होती है, बट यहाँ रोटेशन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद कहता है एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लोअर स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस। ऑफ कोर्स जब एक्टिविटी नहीं हो रही है तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए फीस पे की जाती है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। हाँ अब ये है जैसे आपको एनुअल रिटर्न फाइल किया तो आरओसी को आपको एनुअल रिटर्न का फीस देना पड़ेगा, बट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जब कोई कंपनी एक्टिव होती है। तो ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू एक्टिव कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की फीस होगी वो कितनी कम हो जाएगी। As there are few statutory compliances applicable to dormant company as compared to active company. For example, a dormant company need not to hold AGM every year। ठीक है भाई, फॉर द ईयर कोई एक्टिविटी करी होगी तभी तो एजीएम में डिस्कस करोगे। जब एक्टिविटी ही नहीं हो रही है तो एजीएम भी नहीं करना, एजीएम नहीं करना है तो फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना तो फिर स्टैट्यूटरी फीस भी फाइल नहीं होगा। तो पहला एडवांटेज, hold only 2 board meetings in a calendar year with a gap of 90 days। Second, no need to, of course, no need to attach cash flow statement। And third, rotation of auditor is not applicable in dormant company। And the fourth one is less compliance requirements and as compared to active company। Clear? And now advantage to promoter to want to hold intellectual property assets under the corporate shield। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट में कैरी करूंगा बाद में, ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, हम अभी से कंपनी कॉर्पोरेट कर सकते हैं और बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, प्रमोटर का बेनिफिट है, प्रमोटर अभी क्या करेगा, इसको होल्ड कर सकता है, कंपनी क्रिएट कर सकता है और एसेट्स को होल्ड कर सकता है। यूजली मैंने बताया था इन्वेंशन सब होते हैं, तो इन्वेंशन केसेस के अंदर भी ऐसा करते हैं वो। एंड कंपनी एंजॉय डोरमेंट स्टेटस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 consecutive years। अगर 5 साल तक एंजॉय करना है उसके बाद में ना स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, या तो एक्टिव करवा लो या फिर स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, या स्ट्राइक ऑफ की एप्लीकेशन दो। ठीक है, तो डोरमेंट स्टेटस 5 साल तक आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है ना
कि कंपनी इनकॉर्पोरेट किया और आपने तभी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन देनी है। कंपनी कभी भी एप्लीकेशन दे सकता है, कंपनी को बने हुए 5 साल हो गए हैं। अब कंपनी क्या गवर्नमेंट की एप्लीकेशन दे सकता है? ऑफकोर्स दे सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हो सकता है भी कंपनी को लोगों उसकी मैनेजमेंट को लग रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को लग रहा है, ठीक है, कि हमको यार अभी 1 साल के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस हमको नहीं करना है, एक्टिविटी कोई नहीं कर रही है। इन दैट केस वो जब भी गवर्नमेंट का सेक्टर सप्लाई कर सकते हैं। इवन कंपनी बनाकर तुम इमीडिएटली गवर्नमेंट का एप्लीकेशन लगा सकते हो एकदम। नाउ गवर्नमेंट कंपनी शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी टैक्सेस अंटिल रिक्वायर्स, और जब तक एक्टिव नहीं होगा तो टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनेगा। एंड it is easier for government company to reacquire its activities status and it is also reduce the cost of incorporation of a new company। अब नया कंपनी बनाने में खर्चा ज़्यादा आएगा अगर क्या करते हैं, आपके नहीं कंपनी को रीएक्टिवेट करा लेते हैं एज कम्पेयर टू न्यू इनकॉर्पोरेशन। तो ऑफकोर्स लॉजिकल बात है, यहाँ पर खर्चा कम होगा। फिर क्यों होगा? आपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बनाया होगा, उसकी फी पे की होगी, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे किया होगा। रीएक्टिवेशन के टाइम पे सिर्फ आरओसी को ही फी पे करना है, बाकी ये सारा काम नहीं करना होता। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे पुट अप कर सकता है। क्लियर? पुट आउट्स के अंदर सिंपल सा है एकदम। अब ये एग्जामिनर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं इसको सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बाय गवर्नमेंट कंपनी एंड हमने से पहले डिस्कस किया था प्रीरिक्विजिट्स। इन दो क्वेश्चंस को मैं टॉप कैटेगरी में रखता हूँ चैप्टर के अंदर। ये ICSI का कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन में से आए है ना, कि वो प्रीरिक्विजिट्स आपसे पूछना चाहेंगे या फिर पूछेंगे कंप्लायंसेस क्या करने होते हैं। ठीक है, कंप्लायंसेस बहुत इजी हैं। अब देखो समझो, जब हम बोल रहे हैं कंप्लायंसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी करके चलना होगा। जैसे अभी एक बात देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं करनी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, OPC है तो मिनिमम 1। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा डायरेक्टर, ये आपको ऑल टाइम मेंटेन कर रहे हैं। देखो कहता है गवर्नमेंट कंपनी शैल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स केस ऑफ पब्लिक, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 1 इन केस ऑफ OPC। ठीक है, वही कहता है इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब ये रिटर्न तो जाएगा जी, रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिटर्न जब फाइल करेंगे तभी उन्हें बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में अटैच नहीं होता है। क्लियर एकदम? तो यहाँ पर हम बोलेंगे रिटर्न जाएगा। अब ध्यान सुनना, रिटर्न का फॉर्म नंबर कौन सा है? MSC 3। ठीक है, तो रिटर्न में हम लिखेंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो ऑफकोर्स अब उसके आपने या तो असेट्स के लिए होल्ड किया होगा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए किया होगा, तो उसका बैलेंस शीट तो बना होगा ना, उसका असेट्स और लायबिलिटीज भी होगा। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ऑफिस मेंटेनेंस के लिए कर रहे हो, PNL भी मेंटेन किया होगा, तो बोला आपको वो तो देना पड़ेगा। और पकड़ मारा, ट्रेडिंग अकाउंट वाले ही नहीं बना रहे हैं आप, लेकिन PNL तो होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए PNL बैलेंस शीट तो आपको सबमिट करनी है। तो एनुअल यहाँ पर जब बोल रहे हैं ना, यहाँ बोल रहे हैं रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन फॉर्म नंबर MSC 3 कहता है इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड विद द एनुअल फी इज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस एंड फीस 2014। मतलब सिंपल सा बात है, एनुअल रिटर्न जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं उससे आप ऑडिट करवा के लेकर आएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस से, और उसका फॉर्म नंबर जो है MSC 3। MSC 2 किसका था? सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट गिवन बाय द ROC। MSC 1 में हमने क्या किया था? एप्लीकेशन दिए थे गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है? MSC 3 के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न मतलब एनुअली रिटर्न बेटा, जो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं है ना उसके बारे में। तो भाई हम बताएंगे ना कंपनी, भाई अभी कंपनी जिस सेंस में है तो उसका रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ दे जाएगा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट कंपनी नीड नॉट टू इनक्लूड व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट इन एनुअल अकाउंट्स। उसके अलावा देखता है, बोलता है कि रिक्वायर्ड टू convene at least one board meeting in each half of the calendar year. Gap between 2 meetings is not less than 90 days. ये कंप्लायंस है। एक्चुअली कंप्लायंस का मीनिंग क्या होता है समझाते हैं। देखो कंप्लायंस का मतलब यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये है कि इस कंपनी, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके कौन कौन से उसको रेगुलेटरी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर उसको ये देखना पड़ेगा कंपनी से कि जो प्रोविजन सप्लाई हो रहे हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट वैसे ही कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव नहीं है पहली बात, कोई
अगर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज हम जनरेट हो रही होती, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोसीजर ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर लेस कंप्लायंसेस अपने आप ही हो गए, लेकिन लेस कंप्लायंस का मतलब मिनिमम तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप एटलीस्ट ये तो मेंटेन रखें कि भैया आपका एनुअल रिटर्न जाए, है ना, आपका डायरेक्टर लोग जो है मिनिमम बोर्ड रहना चाहिए उसके अंदर। फिर साथ ही साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा इनका बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, ठीक है। एंड इसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्या हो रहा है। तो ये लेस रिक्वायरमेंट्स हैं। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑफकोर्स यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला, क्या हो रहा है, देखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल टू डोरमेंट कंपनी। अब क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है कि डोरमेंट कंपनी जो है फिर अपने जो जो फाइनेंशियल जहाँ पर सबमिट करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेगी, तो क्या ये ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। बोला हाँ जी, ऑडिट तो होगा। ऑडिट क्यों होगा समझो, आप देखो समझो अभी कैसे ऑडिटेड स्टेटमेंट इसी बात को तो सर्टिफाइड करते हैं ना, कंपनी कोई मेलाफाइड प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। एंडोमेंट बनाकर कंपनी बना के तुम उसकी शील्ड को यूज करके कुछ और कोई फ्रॉड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने स्टेटस दिखा दिया डोरमेंट का और एक्टिविटी आप कर रहे हो वही एक्टिव कंपनी वाला, बट आप इसकी प्रोटेक्शन ले रहे हो डोरमेंट कंपनी का, क्योंकि डोरमेंट कंपनी अगर रहेगा तो आप डायरेक्टली लायबल तो ही नहीं रहे हो। तो बोला ऐसा गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। तो इसको कौन सर्टिफाइड करे, ऑडिटर करेगा कि हाँ थोड़ा ईयर कंपनी ने ऐसा कोई एक्टिविटी क्या ही नहीं है जिससे हम उसको क्या बोले एक्टिव कंपनी। तो ये सर्टिफिकेट देने वाला पर्सन कौन हो गया, और फाइनेंशियल से ही गड़बड़ होगा। कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस कैरी करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ा बात क्या है, हर इंसान का सपना क्या है, पैसा होना चाहिए ना, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस से आएगा। और करप्ट प्रैक्टिसेस करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही बोलो कि सुनो हमको ऑडिट करके दो उसको। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस ऑडिट करके देगा तो फिर इस बात की ऑथेंटिकेशन होती है कि हाँ भाई कंपनी कोई मेलाफाइड प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। हाँ वो बात अलग है कि आप हो सकता है सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर उसके बाद भी तो फ्रॉड होते हैं, तो उसके बाद भी तो करप्ट प्रैक्टिस होती है, तो मुझे मत पूछो, जाके उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ो जो करता है फ्रॉड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर एक्चुअली समझो, देखो कंपनी से कह रहा है रोटेशन ऑफ ऑडिटर के लिए कि आपके कंपनी में सेम ऑडिटर नहीं रहने चाहिए लगातार। आप एक ऑडिटर को जो टर्म के लिए, एक टर्म कोई इंडिविजुअल है उसे 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अब लगता है कि यहां पर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये जब चेंज करते हैं आप, जब कंपनी में सेम, देखो क्या होता है, एक ऑडिटर अगर लंबे टाइम तक रहता है तो मैनेजमेंट उसके बीच में कनेक्शन क्रिएट हो जाती है और एक वैरायटी ऑफ सर्विसेज भी नहीं मिल पाती है। तो कंपनी से बोलता है कि आप है ना एवरी 5 ईयर आपको रोटेट करना पड़ेगा अपना ऑडिटर, क्लियर। इंडिविजुअल केस में, फर्म के केस में 10 ईयर का होता है। लेकिन अगर हम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी में जब कोई एक्चुअल एक्टिविटी हो ही नहीं रही, कंपनी इनऑपरेटिव है, कंपनी इनऑपरेटिव है, तो बोल रहा है ऐसे इंसान का आपको जरूरत ही क्या है जो एक्चुअली उसकी निगरानी रखे, निगरानी रखने। लेकिन बोला हाँ अगर ऐसे बिल्कुल ही छोड़ दें तो फिर डर भी है। तो बोला अपना प्रैक्टिस है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस से अपना MSc 3 वाला फॉर्म जो रिटर्न का लेकर आओगे ना, उसको ऑडिट करवा कर लेकर आओ, क्लियर। डाउट्स में। Now continue to file the return or return of allotment and change in directors in the manner within the time specified in the act whenever company allots any security to any person or there is any change in the directors of the company. अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर गवर्नमेंट होगा क्या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी करती रहेगी बैठी बैठी, वो नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है देखो, रिटर्न और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंज इन द डायरेक्टर्स मैनर इन विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द एक्ट whenever company allots any security to any or there is any change in directors। अब समझेगा, हमारी डोरमेंट कंपनी में मान लीजिए हमारी ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि डोरमेंट, हमने स्टेटस ले लिया डोरमेंट कंपनी है। ये कंप्लायंस कब हो रहा होगा, जब कंपनी डोरमेंट बन गई है, उससे पहले नहीं। अब उसमें मान लीजिएगा मिस्टर ए जो है ये एक डायरेक्टर है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो जिंदगी भर इस कंपनी में डायरेक्टर ही रहना चाहेंगे। अगर मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी को क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन डायरेक्टर हुआ यहाँ पर, तो बोला कि आपको चेंज इन डायरेक्टर की इंटीमेशन भी देनी पड़ेगी किसको, रजिस्टर ऑफ कंपनी। अब क्वेश्चन राइज होता है क्या, ध्यान से बताना, ठीक है। ये ए लिमिटेड जो है ये लिस्टेड है किस पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज पर। तो क्या इस चेंज इन डायरेक्टर के केस में मिस्टर बी के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा।
ए लिमिटेड, जिसमें मिस्टर ए डायरेक्टर हैं, उनकी जगह बी डायरेक्टर आ गए हैं, तो चेंज इन डायरेक्टर हो गया। ए लिमिटेड जो है वो लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो हमने इनके चेंज के बारे में इंटीमेट किसको किया था, आरओसी को, कि बी लिमिटेड आ गए। तो क्या बी के बारे में, जो कि नया बी अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके बारे में हम उसके स्टॉक एक्सचेंज को भी बताएंगे कंपनी के? नहीं बताएंगे, याद करिए, अभी तो बोले हैं लिस्टेड कंपनी डोरमेंट हो नहीं सकती। या लिस्टेड कंपनी है तो फिर डोरमेंट कैसे हो जाएगी? ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, फंसीएगा मत। 4 नंबर है क्वेश्चन में, 2 नंबर आपको मिल गए और 2 नंबर आपके हमने रख लिए हैं, मतलब काट लिए गए। ऑलराइट, समझ रहे हैं? सो या फिर कह रहा है अलॉटमेंट किया हुआ था आपने, अलॉटमेंट सर, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, डोरमेंट कंपनी अलॉटमेंट करती घूम रही है, समझिए स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को कर रही है जिसके मेंबर्स मान लीजिएगा। अब उनको फाइल आपने सिक्योरिटी अलॉट किया, ठीक है, कैपिटल आपने रेज किया। अब कंपनी क्या करने वाला है, समझो, कंपनी अपने प्रोजेक्ट को 6 महीने बाद स्टार्ट कर देगा। फंड रेजिंग अगर वो भी कर रहा है, फंड रेजिंग अगर वो भी कर रहा है, तो जिन जिन लोगों को आपने सिक्योरिटी दिया है उसका रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का डिटेल आपको भी सबमिट करना पड़ता है आरओसी को। क्या हो रहा है दिक्कत? तो ये आ गए जनरल कंप्लायंसेस जो कि गवर्नमेंट कंपनी को करने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये अकेला ये 4 मार्क्स के लिए इजीली आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किया, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर प्रेरेगेटिव्स को लेके, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स। कोई डाउट इसमें? एकदम क्लियर है? चलें आगे। अब देखिएगा, अब जाते हैं स्ट्राइक ऑफ की तरफ। कहां पर? ठीक है, चलो पहले इसको कर देते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक कंपनी गवर्नमेंट स्टेटस में है, उसे वापस से एक्टिव होना है, ठीक है, तो सर वापस एक्टिव होना है फिर तो सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक बोलता है, ठीक है कर देंगे। बोला फॉर्म लेकर आओ, बोला जी सर MSc 4, इससे इजी फॉर्म कहाँ मिलेंगे बताओ? MSc 1 में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, MSc 2 में सर्टिफिकेट मिल जाता है, MSc 3 में रिटर्न डाल दीजिएगा, फिर वापस जिंदा होकर आना है तो MSc 4 में चले जाएगा, MSc 5 में जाकर रिटर्न का सेट मिल जाएगा, आई मीन एक्टिव सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है, देखो आओ देखते हैं। सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 रीड विद रूल नंबर 8 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स ऑन 14। अगर गवर्नमेंट कंपनी के लिए स्पेसिफिक हमको रूल्स देखें तो कंपनी मिसलेनियस रूल्स ऑन 14 में, ठीक है, लेट डाउन द प्रोविजन फॉर सीकिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी। एप्लीकेशन किस में देंगे? MSc 4 में, फॉर स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी बिफोर द एंड ऑफ द 5 ईयर। सर 5 ईयर के बाद चिंता मत करो, तुम्हारा नाम अपने आप हटा दिया जाएगा, ठीक है। 5 ईयर फ्रॉम from the date of becoming a dormant company. Said application is not made before the said period of 5 years, 5 consecutive years. The name of company, देखो यहाँ पे कह रहा है said application is not made before the said period of 5 year. The name of the company क्या कर देगा? Remove from the register of companies. अगर 5 साल से पहले एक्सपायरी होने से 5 साल पहले अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाला, इनफॉर्म नंबर MSc 4 में अगर एप्लीकेशन नहीं दिया, किसके लिए? एक्टिव करवाने के लिए। अगर नहीं दिया इन दैट केस नेम क्या हो जाएगा? स्ट्राइक ऑफ। क्लियर? Moreover, if any company has contravened any of the conditions mentioned in the grounds of application for adopting the status of dormant company, the director should, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, if any company has contravened any of the conditions mentioned in the grounds of application for adopting the status of dormant company, for obtaining the status of dormant company, आप प्रीरेक्विजिट्स के अंदर देखे थे ना कि वो सारी बातें नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला बातें नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिएगा आपने कुछ छुपाया तो 7 डेज के अंदर डायरेक्टर तुम्हारा जिम्मेदारी बन जाएगा कि तुम इस बात की इंटीमेशन दो और उसी को जाके। नाउ लेट्स सी, द डायरेक्टर शुड विद इन 7 days ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। मतलब सर ऐसा हुआ, ध्यान सुनना, आपने MSc 1 के अंदर डोरमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेशन दिया, ठीक है, बट आपकी कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन सब्सिस्ट कर रहे थे, ठीक है, और आपने बात मान लीजिएगा आपने जानते थे, ठीक है, अब आपने, अच्छा दोनों कंडीशन है, जानते हो या नहीं भी जानते हो, मान लो चलो दोनों कंडीशन, जानते हो तो मतलब तुम फ्रॉड कर रहे हो, फिर तो नहीं जानते तो चलो ठीक है फ्रॉड नहीं मानते, लेकिन अब आपकी फैक्ट नॉलेज में आ गया
ठीक है, तो डायरेक्टर को ना विद इन 7 डेज के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा आरओसी को भी। सुनिए 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 सुनिए, वो जो डॉर्मेंट का स्टेटस हमको दिए ना उसको एक्टिव कर दीजिएगा वापस, क्योंकि जो डॉर्मेंट के लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं उनमें से कोई भी रिक्विजिट्स अगर पेंडिंग है, ठीक है, तो आपको डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये तो क्या हुआ कि आप खुद रेक्टिफाई कर रहे हो, अगर आप जानते हो भी नहीं कर रहे हो तो फिर आप तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस में आया। एक तो आपको तो लगा हाँ ये मेरे से मिस्टेक हुआ है, तो आपको इमीडिएटली जाके आपको रिस्पॉन्ड कर देना है। अगर आपको लगता है आपने मिस्टेक नहीं किया है ना, तो आरओसी से बताएगा नोटिस भेज के कि आपने क्या मिस्टेक किया। देखो उसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे वापस। इफ एनी कंपनी हैज कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द कंडीशंस मेंशन इन द ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस डोरमेंट कंपनी, the director should within 7 days of the such contravention file an application for obtaining the status of active company. Registrar can take action to remove the company from its list of dormant companies if it is so observed that the company has contravened the condition for granting the dormant company status after carrying out an inquiry and after giving a notice and a reasonable opportunity of being heard. याद देखिएगा, अगर उसका नॉलेज में आता है किसका आरओसी के, तो आरओसी पहले कंपनी को एक नोटिस सेंड करेगा। नोटिस हो कि उसको लगता है कि लेटर उसने फाइंड आउट किया। अब मान लीजिएगा एमएससी 3 में आपने रिटर्न फाइल किया और रिटर्न में उसने चेक कर लिया कह रही तो सिक्योर लोन था यहाँ पर, और ऑडिटर ने ऑडिट करके बाद उसमें मेंशन कर दिया है, तो बोले ये तो आपने कैसे ले लिया स्टेटस, तो फिर आपको नोटिस भेज जाएगा आरओसी के थ्रू, एंड आरओसी फिर क्या बोलेगा, हम आपका कंपनी डॉर्मेंट में से हटा के वापस एक्टिव में डाल रहे हैं एकदम। नाउ प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम अ डॉर्मेंट कंपनी, बहुत सिंपल सा बात है वही वापस देखो आओ। एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी किस में जाएगा, एमएससी 4 में जाएगा। अच्छा जब एमएससी 4 में आप जाएंगे ना, देखो जैसे मान लीजिएगा हम अप्लाई कर रहे हैं 2019 में, ठीक है, अब 2019 में हमने अप्लाई किया मान लीजिए इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो हमको पहले तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हमारा एमएससी 4, इसलिए ये फॉर टेकिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। ऑलराइट, कहता है आपका 2018-19 में जो आपने फाइनेंशियल्स फाइल किए थे ना, वो उसका रिटर्न गया था कौन से फॉर्म में था, एमएससी 3 में। इस फॉर्म के साथ में इसको अटैच करके दीजिए हम, इस फॉर्म के साथ एमएससी 4 के साथ में एमएससी 3 को दीजिएगा। क्यों दीजिएगा, ताकि हमें पता हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या चल रही है, और ये ऑडिटेड होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, देखो आओ यहाँ पे कह रहा है along with the fees prescribed in the company's registration office and the fees 2014 should be accompanied by return in form number MSC 3. अब in respect of financial year in which the application for obtaining the status of active company is being filed, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना नवंबर 2019 में कर रहे थे, तो हमारा फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा लग जाएगा, 18-19 का। ठीक है, now ROC after considering the application filed for obtaining the status of active company from the dormant company shall issue certificate in form number MSC 5। इससे ज़्यादा इसी क्या होगा, MSC 1 2 3 अभी पूछते हैं। देखो हमारा स्टेटस ऑफ द कंपनी ऑलराइट एक्टिव कंपनी आपको बना देगा। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अभी पहले डिस्कस करता हूँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है चलिए, ठीक है, पता नहीं इस सेशन के अंदर ही क्या होता है, इससे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज इतना स्मूथली चलता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। जब प्रोफेशनल क्लासेस चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आता, इवन हम लोगों का प्रोफेशनल मीटिंग होता है तब भी दिक्कत नहीं करता है। आ गया, डांट लगाई ना अभी इसकी। चलिए MSC 1 MSC 2 3 4 5 फटाफट से बता दीजिएगा। 1 एप्लीकेशन फॉर dormant company, all right। 2 certificate from ROC of dormant company। 3 return of dormant company got। 4 एक्टिव के लिए डालेंगे इस एप्लीकेशन एंड 5 में सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना एक्टिव कंपनी का। क्लियर, फॉर्म्स याद रखना है ना, एग्जाम में फॉर्म कोड करके आएंगे और इजी से फॉर्म तो याद हो गए होंगे, आई होप इंप्रेसिव रहता है। Now ROC shall in following cases change the status of dormant company into active company। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है एक और,
in one under what circumstances ROC shall change the status of dormant company to a active company. बोला पढ़ लगाओ, मैं एप्लीकेशन लगाओ मत लगाओ, हम ही कर देंगे चेंज। क्यों? देखो, where dormant company does or omits to do any act mentioned in the grounds, जो कि हम बात करते हैं prerequisites के अंदर, in application made for obtaining the status of dormant company and shall act, and such act or omission affects the status of dormant company, directors of such company are required to file an application within 7 days from the event or obtaining the status of active company. बात पकड़ मारा है? From such event for obtaining the status of active company. तो बोला डायरेक्टर 7 डेज के अंदर कर, अदरवाइज इस ग्राउंड के ऊपर आरओसी खुद क्या कर सकता है, कंपनी को एक्टिव कर सकता है। जैसा भी एग्जांपल लिया, स्टैट्यूटरी ड्यूज बाकी थे, टैक्स पेमेंट्स बाकी थे, और आपने डॉर्मेंट के लिए अप्लाई किया, बोला नहीं, ठीक है, आपकी कंपनी लिस्टेड है और आप डॉर्मेंट के लिए किए हुए हैं, नहीं। ROC has reasonable cause to believe that any company registered in a dormant company in its jurisdiction has functioning in any manner directly, indirectly affecting the status of dormant company. ROC can initiate proceedings for inquiry under Section 206 of the Section 13 if, after giving a reasonable opportunity of being heard, and it is found that company has actually been active, the ROC can remove the name of company from the register of dormant companies and treat it as active company. मतलब ध्यान सुनना, मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे ROC जयपुर, ठीक है। अब ROC जयपुर जो है, इसकी जुरिडिक्शन में हम माता रहे हैं जैसे राजस्थान में जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं वो किसका अंडर में आ गया, ROC, ठीक है। जयपुर इसलिए बोल रहे हैं जयपुर उसका ऑफिस है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिएगा एक कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, जो कि जयपुर में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है और रजिस्टर्ड ऑफिस भी उसका वहीं है जयपुर में। ए लिमिटेड सारी एक्टिविटीज जो कर रही है वो कर रही है कौन सी, डोरमेंट एक्टिव कंपनी वाली, पर उसने स्टेटस कौन सा ले रखा है, डोरमेंट कंपनी का। अब ROC ने क्या करा, इंक्वायरी किया, ठीक है, ROC ने इंक्वायरी किया अंडर सेक्शन 206 ऑफ कंपनीज एक्ट, 206 ऑफ कंपनीज एक्ट, इंक्वायरी किया और पता लगा कि ये कंपनी क्या कर रही है, सारा काम एक्टिव कंपनी वाला कर रही है। तो बोला सुनो, तुम डोरमेंट नहीं रहोगी, हम तुम्हारा नेम कहां से रिमूव कर देंगे, रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी से हटा के रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एंटर कर देंगे। क्लियर है? तो दो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर ROC खुद भी क्या कर सकता है, डोरमेंट कंपनी को एक्टिव में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। लेसन राउंड अप हमेशा देखेगा, हमेशा पढ़ के जाना चाहिए, एक बार रिवीजन हो जाता है फटाफट से रिकॉल करने के लिए। एग्जाम में अटेम्प्ट करने से पहले तो और भी अच्छा रहता है कि अगर आप जाके उसे एक बार पढ़ के जाएं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, इसमें नया वाला